हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद बुद्धसेन के यूट्यूब चैनल पर। ज़बरदस्त प्रश्नों का ये सेट जो आपके सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसमें आपका 80 प्लस क्वेश्चनों को लेकर हम आए हैं जो आपके पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के लिए विशेष रूप से हेल्पफुल है। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है। सही जवाब हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में। भिलाई कारखाना आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। और उड़ीसा में, ऑप्शन में उड़ीसा है तो उड़ीसा में आपका राउरकेला इस्पात कारखाना स्थित है। झारखंड में जो है आपका बोकारो इस्पात कारखाना झारखंड में लगाया गया है। सलेम इस्पात कारखाना आपका तमिलनाडु में है। और दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में है। तो ये इसमें आपका कारखानों के नाम थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गोविंद वल्लभ पंत सागर। रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में सोन की प्रसिद्ध घाटी में उसकी सहायक नदी रिहंद पर मिर्ज़ापुर जिले में पिपरी नामक स्थान पर बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिपकीला दर्रा कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में सिपकीला, रोहतांग, बड़ा लाचाला ये प्रमुख दर्रे हैं। और आपके जम्मू कश्मीर में काराकोरम, जोजिला, बुर्जिल और उत्तराखंड में माना दर्रा, नीति दर्रा और आपके सिक्किम में नाथुला, जौलेपला ये प्रमुख दर्रे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 15। केंद्रीय औषधि एवं संगत पौधा संस्थान स्थित है। सही जवाब हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन डी, लखनऊ में। हैदराबाद में आपका राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। नई दिल्ली में आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। भोपाल में, ऑप्शन में भोपाल है। भोपाल में आप ये जान लीजिए कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मैसूर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान नई दिल्ली में स्थित है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र आपका लखनऊ में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है? सही जवाब हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन सी, काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी आदर्श मानी जाती है। इसे रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है और इसमें कपास, मोटे अनाज, तिलहन, सूरजमुखी आदि का विशेष रूप से उत्पादन किया जाता है। यह भी आपके लिए ज़रूरी है, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
जो कंटेंट हम आपको बताते चल रहे हैं उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। आपका 80 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको ऑप्शन के थ्रू हम सॉल्व करा दे रहे हैं। क्वेश्चन तो 80 होंगे ही, साथ में हम एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको देते रहेंगे। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? सही जवाब हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन सी, जिंक। धान का खैरा रोग जिंक अगर जिंक नहीं है तो जस्ता भी लिखा आ सकता है, कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए कुछ भी लिखा आ सकता है उससे रिलेटेड। जैसे यहाँ जिंक लिखा है, अगर जस्ता लिखा होता तो भी आपका ऑप्शन यही सही होता, क्योंकि जिंक को ही जस्ता कहते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। खरीफ की फसल है। भारत में फसलें 3 प्रकार की होती हैं। फसल 3 प्रकार की होती है आपकी, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ में आपकी धान, ज्वार, बाजरा, मूंग, गन्ना, मूंगफली आदि फसलें आती हैं। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, खरीफ की फसल आपकी धान है। रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों आदि फसलें आती हैं। जायद में आपकी खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि फसलें जायद के अंतर्गत आती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग होता है। सही जवाब हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन ए, नीला। आधार बीज से द्विगुणन कर प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है। प्रमाणित बीज की थैलियों पर नीले रंग का प्रमाणीकरण टैग लगा होता है, जिस पर संस्था के अधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न आपके सामने। निम्न में से भारत की कौन सी नदी का विध्वंस घाटी से होकर बहती है? तो सही जवाब हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन बी, नर्मदा नदी विध्वंस घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी सतपुड़ा एवं विंध्य पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक पहाड़ी है। यह नदी अन्य नदियों की विपरीत पश्चिम में बहते हुए गुजरात के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। और यह नदी की एक खासियत और भी है कि यह डेल्टा की जगह एस्चुरी का निर्माण करती है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। इसकी शुरुआत 1970 ईस्वी में हुई थी। इसकी शुरुआत किसने किया था? तो वर्गीज कुरियन के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? तो मित्रों आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, गेहूँ। सोनालिका गेहूँ की प्रजाति है। यह प्रजाति मैक्सिको से आई है। गेहूँ की कुछ अन्य प्रजाति भी आप देख लीजिए, जो आपकी PBW 343, UP 2338, लोक फर्स्ट, राज, ये सब गेहूं की प्रजातियां हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाजरा के लिए बीज दर है। ये बाजरा की बुवाई के लिए बीज दर पूछा गया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी। होता तो 5 किलो है। बाजरे की बुवाई के लिए बीज दर 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ आपका नज़दीकी आंसर 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, इसलिए आपका सही जवाब बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंचाई की स्थिति
सिंचाई की इस स्थिति में सर्वाधिक पानी की बचत होती है। सही जवाब हो जाएगा मित्रों टपक सिंचाई। टपक सिंचाई विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है। इस विधि के अंतर्गत खेतों में पानी के पाइप का जाल बिछा दिया जाता है तथा पेड़ों के जड़ों के पास पानी निकलने की एक टोटी लगी होती है, जहां से बूंद बूंद करके जल पौधों के जड़ों में आता है। पौधों को पर्याप्त जल भी मिल जाता है और पानी की बचत भी हो जाती है। इसलिए यह विधि बहुत ही अच्छी विधि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मित्रों कल्ले निकलना। गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था कल्ले का निकलना है। क्रांतिक अवस्था वह अवस्था होती है जब पौधों के विकास के लिए सिंचाई की अति आवश्यकता होती है। गेहूं में कल्ले निकलने की अवस्था बुआई से 20 या 25 दिन के बाद आने लगती है। इसीलिए गेहूं की फसल में 20 से 25 दिन के अंदर पहले सिंचाई की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अल्फांसो एक प्रजाति किस्म है। तो सही जवाब हो जाएगा मित्रों आपका आम। अल्फांसो आम की एक प्रचलित प्रजाति है। इस प्रजाति के आमों का निर्यात यूरोपीय देशों में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आम से दूसरा प्रश्न है। आम की कौन सी किस्म बहुभ्रूणी है। राइट आंसर हो जाएगा मित्रों आपका चंद्रकली। चंद्रकली आम की प्रजाति है जो बहुभ्रूणी होती है। यह प्रजाति मुख्यतः केरल में उगाई जाती है। ये प्रजाति आपको केरल में अधिक मिलेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूध में सर्वाधिक वसा उत्पादन वाली भैंस की नस्ल है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी भदावरी। दूध में सर्वाधिक वसा उत्पादन करने वाली भैंस भदावरी नस्ल की होती है। इस नस्ल की भैंसों में वसा का प्रतिशत, अगर वसा का प्रतिशत पूछा जाए तो आपका 4.5% होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुल्ली डंडा फैलेरिस माइनर किस फसल का प्रमुख खरपतवार है। सही जवाब हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन डी गेहूँ। गुल्ली डंडा गेहूं की फसल का मुख्य खरपतवार है जो आपके गेहूं के साथ ही खेतों में उगता है। इसे बालूरी या बारुली के नाम से भी जाना जाता है, जो आपका छोटे छोटे बाजरे के सरीखे निकला हुआ होता है और छोटे छोटे दाने उसमें लगे रहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। सही जवाब हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन ए गोदावरी। इसमें जितनी भी नदियां हैं ये सभी प्रायद्वीपीय नदियां हैं। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर और आपकी कृष्णा नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर। महानदी की लंबाई 865 किलोमीटर 858 किलोमीटर। कावेरी की लंबाई आपकी 800 किलोमीटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक या माइका मेखला पाई जाती है। सही जवाब हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन सी हजारीबाग, गया और मुंगेर। अभ्रक उत्पादन में विश्व में भारत को प्रथम स्थान प्राप्त है। पूरे विश्व की लगभग 80% अभ्रक का उत्पादन हमारे भारत देश से किया जाता है। भारत में अभ्रक की सबसे बड़ी मेखला हजारीबाग जो आपका झारखंड में है, मुंगेर और गया बिहार में, जहां अभ्रक सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है? आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा ऊर्जा उत्पादन में। भारत में कोयले का सर्वाधिक उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए विद्युत उत्पादन कंपनी एनटीपीसी, जिसको आप थर्मल पावर कॉरपोरेशन कहते हैं, इसमें कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है। अगर आपके पास एनटीपीसी होगी तो आपको पता होगा कि इसमें कोयला बहुत अधिक मात्रा में उपयोग में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बैलाडीला खदान जानी जाती है? राइट आंसर आपका मित्रों ऑप्शन सी हो जाएगा लौह अयस्क। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस खान में लौह अयस्क की प्रचुर मात्रा विद्यमान है। यह खदान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? सही जवाब हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन ए मणिपुर। भारत के 5 राज्यों जैसे आपका पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा तथा असम की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। इन सब की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, लेकिन मणिपुर की सीमा नहीं मिलती। सही जवाब आपका ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में कौन सा जंतु लुप्त हो गया? सही जवाब हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन सी चीता भारत में विलुप्त प्राय हो गया है। ये रहा क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? सही जवाब हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन सी गंगा यमुना मैदान। नदियों के 2 आब क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। भारत के गंगा यमुना 2 आब में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कृषि उत्पादन को बढ़ाने से क्या उपयोगी नहीं है? सही जवाब हो जाएगा मित्रों ये जो आपका लिखा है जंगल काटना। कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जंगल काटना उपयोगी नहीं है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए आपको उपयोगी चीज़ें कृषि में यंत्रीकरण करना, उर्वरक प्रयोग में बढ़ोतरी, सिंचाई क्षमता का विस्तार, गुणवत्तापूर्ण बीजों का प्रयोग, ये आपका कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपाय हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गत वर्षों में उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ने लगी क्योंकि? सही जवाब हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन बी नदियों के तटीय भागों में वन नष्ट हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहू नृत्य भारत के किस राज्य में है? ये तो सबको पता होगा। सही जवाब हो जाएगा आपका असम। बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केले और अनानास मुख्यतः उगाए जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ये आपकी उष्णकटिबंधीय फसल है केला और अनानास। इसके लिए पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत में इसकी पैदावार दक्षिण भारत में अधिक होती है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भारतीय आर्य। भारतीय आर्य समूह की भाषा भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन से जुड़वा नगर है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मित्रों हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद नगर को भारत के जुड़वा नगर की संज्ञा दी जाती है। ये दोनों नगर तेलंगाना राज्य में स्थित हैं। हैदराबाद आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की संयुक्त राजधानी है।
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप इसको नोट करते चलिएगा। अगर वीडियो की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी तो आप यूट्यूब के थ्री डॉट पे क्लिक करके उसको स्पीड को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है, बताइए मित्रों, कहाँ मिलता है? उत्तर प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, केरल से, असम से। सही जवाब हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर से। सबसे अधिक केसर का उत्पादन भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। केसर के उत्पादन के लिए निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। जम्मू कश्मीर को किश्तवाड़ व पंपोर में इसकी खेती होती है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है? गैंडा, शेर, बाघ, भालू। सही जवाब हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन ए, गैंडा। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का मुख्य आकर्षण गैंडा जानवर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बॉम्बे हाई संदर्भित है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अपतट तेल क्षेत्र से। बॉम्बे हाई आपका मुंबई महाराष्ट्र के पास स्थित है, जो आपके अपतटीय तेल क्षेत्र से संदर्भित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? सही जवाब हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत, जो आपकी चीनी स्वायत्त प्रांत में है, मानसरोवर झील से। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, चीन, भारत तथा बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तिब्बत में इस नदी को चारलांग, जांगपो और भारत में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो 2-3 क्वेश्चन आपको और मिल गए हैं। जैसे आपका हो गया कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में चारलांग, जांगपो, भारत में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलना चाहिए। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा मित्रों, नदी घाटी। किसी नदी तथा उसके सहायकों के अपवाह क्षेत्र को संयुक्त रूप से नदी घाटी के नाम से जाना जाता है। इन क्षेत्रों में भूमि बहुत ही उर्वरा होती है तथा जनसंख्या का संकेंद्रण यहाँ ज़्यादा होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी, गंगा। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है। इसके द्वारा सिंचित क्षेत्र लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर। इस नदी की लंबाई आपका 2500, लंबाई लिख लीजिएगा, 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी का उद्गम स्थल आपका गंगोत्री ग्लेशियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती? सही जवाब हो जाएगा मित्रों, हिमशैल। हिमशैल भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती। हिमशैल जो है आपका मुख्यतः ध्रुवों के समीप स्थित देशों में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1। भारत का मुख्य भूभाग दक्षिण क्षेत्र मात्र एक महासागर हिंद महासागर से मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा मित्रों, केरल में। शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। यह घाटी जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है?
सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 28 राज्य। वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं। पहले तो आपके 29 कुल राज्य थे। जो आपके जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश में, तो आपका केंद्र शासित प्रदेश आपके 9 हो जाएंगे। पहले आपके 7 थे और प्लस 2 और बढ़ गए, तो आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। सही जवाब हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन ए। यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका के उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश हैं। यह एक व्यापारिक कृषि है। इसके अंतर्गत उगाए जाने वाली फसलों को जान लेते हैं। इसमें चाय, कहवा, रबड़, कोको, नारियल, केला, गन्ना आदि की विशेषताएं। इसमें बागानों का आकार बहुत बड़ा होता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन तथा तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि का प्रारंभिक स्वरूप लैटिन अमेरिका के देशों में प्राप्त होता था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। गढ़ कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। यह एक समृद्ध राज्य था। इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए। गढ़ कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ संघर्ष में असफल रहे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संभाव्य संसाधन का। वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती और इस समय का इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी का स्तर है वह संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उत्पन्न नहीं है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गर्म जल के झरने खाली स्थान से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भूतापीय ऊर्जा। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। यूएसए में विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कर्क रेखा। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश कर्क रेखा। इसे 23 सही 1/2 अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन राज्यों को हम आपको बता दे रहे हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन डी, अंटार्कटिका। जलवायु परिवर्तन पर शोध कार्य करने के लिए भारत द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप पर अपने शोध संस्थानों की स्थापना किया है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत का प्रथम शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री
द्वितीय मैत्री तथा तृतीय भारतीय शोध केंद्र की स्थापना की। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऋतु प्रवास से अभिप्राय है। सही जवाब हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी, नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतु गतिशीलता। आजीविका की तलाश में ऋतु परिवर्तन के अनुसार अपने पशुधन के साथ चारागाहों की खोज में स्थान परिवर्तन ही ऋतु प्रवास कहलाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पृथ्वी के पृष्ठ के प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है, जबकि भारतीय राज्यों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य में है। राज्यों के हिसाब से बिहार राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। उद्योग के लिए निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा आपका ये लघु आकार। टोकरी बुनाई लघु उद्योग का एक उदाहरण है। लघु उद्योग वे होते हैं जहां 5 से 10 व्यक्ति के सीमित संख्या के द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। इस बांध का निर्माण वर्ष 1924 ईस्वी में किया गया था। इस बांध की ऊंचाई 38 मीटर तथा इसकी लंबाई 3.5 मीटर है। लंबाई इसकी 3.5 किलोमीटर है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह मनाली राजमार्ग है। यह राजमार्ग लगभग 4000 मीटर ऊंचाई पर है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पेट्रोलियम। हमारे देश में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कोयला है। कोयले से देश के 67% ऊर्जा की पूर्ति होती है, जबकि पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। इसके अंतर को समझ लीजिएगा। हमारे देश में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कोयला है। कोयले से देश के 67% ऊर्जा की पूर्ति होती है, जबकि पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मित्रों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो और आपको वीडियो पसंद आ रहा तो आप लाइक ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। सही जवाब हो जाएगा आपका पोखरण। ये नरोरा आपका उत्तर प्रदेश, कलपक्कम आपका तमिलनाडु, तारापुरम आपका महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। पोखरण आपका राजस्थान में है और आपका परमाणु परीक्षण स्थल है। ये आपका संयंत्र नहीं है, ये आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, बल्कि यह पोखरण राजस्थान में जो स्थित है परमाणु परीक्षण स्थल है, जहां 1974 तथा 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बाढ़कृत मैदान। नदी के विक्षेपण के फलस्वरूप बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी अपने साथ लाए हुए अवशोषों को छोड़कर वापस चली जाती है तो इन अवशोषों से बाढ़ युक्त मैदान का निर्माण होता है। इसे कछार क्षेत्र भी कहते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित जनजातीय समूहों में कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भोटिया। उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां भोटिया, थारू, जैनसारी, बुक्सा आदि, गोंड तथा भील अगर आ जाए ऑप्शन में आपका तो ये मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ। सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों की खोज पुरातत्वों द्वारा की गई जो लगभग 8000 ईसा पूर्व मानव निवास की स्थिति को दर्शाता है। वर्तमान में यह स्थल पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में स्थित है। यहाँ से नवपाषाण काल तथा हड़प्पा काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अरब सागर। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसमें द्वीपों की कुल संख्या 36 तथा केवल 10 द्वीप पर ही मानव निवास करते हैं। यह द्वीप समूह मूगा द्वीप का उदाहरण प्रस्तुत करता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कोलकाता बंदरगाह खाली स्थान पर या में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हुगली नदी पर। खाली स्थान की जगह हुगली नदी पर भरा जाएगा। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस बंदरगाह का प्रमुख पोताश्रय खीरपुर है। समुद्र तट पर स्थित इस पोताश्रय को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। अगर डायमंड हार्बर आ जाए तो आपका कोलकाता से रिलेट करता है तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्थल से समुद्र की ओर। लौटते समय मानसून के समय आर्द्र पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। इसे स्थलीय समीर कहा जाता है। अगर कहे कि स्थलीय समीर किसे कहते हैं तो ये आपके लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं तो इसको आप स्थलीय समीर कहते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय मानक देशांतर है तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर आपका भारत का मानक देशांतर रेखा कहलाता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर चमकता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य अक्षांशों पर दोपहर को सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा अवश्य चमकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है। सही जवाब हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन ए, पृथ्वी के जिस भाग पर जीवन पाया जाता है उसे जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भूमि, जलवायु,
वनस्पति और प्राणी जैव मंडल के प्रमुख घटक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाते हैं जो प्रायः डाट डाट में पाए जाते हैं। तो खाली स्थान में क्या भरा जाएगा मित्रों? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पवन क्रियाएं अपरदन के कारण रेगिस्तानी क्षेत्रों में छत्रक सेल का निर्माण करती हैं। यह छाता के आकार का होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तंती मोमिन और देवंग समुदाय खाली स्थान में लगे हुए थे। सही जवाब हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन डी, बुनने में लगे हुए थे। तंती मोमिन एवं देवंग समुदाय बुनकर समुदाय के अंतर्गत आते हैं। इसका मुख्य व्यवसाय कपड़ा बुनना है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। यदि जून में लंदन में सुबह का 10 बजे हो तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर में। सही जवाब हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी, 3:30 बजे, क्योंकि लंदन के मानक समय तथा भारतीय मानक समय के मध्य 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है। भारत का मानक समय लंदन के मानक समय से आगे होता है, अतः लंदन का मानक समय 10 प्रातः है तो भारत का मानक समय 10 प्रातः में आपका 5 घंटा 30 मिनट जुड़ जाएगा, तो आपका 15 घंटा 30 मिनट अपराह्न यानी आपका 3:30 बजे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित को मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो आपका कृषि फसल उगाना और खेती करना, इससे रिलेट करता है। उद्यान कृषि आपका फूल फल सब्जियां उगाना, और मत्स्य पालन आप तो जानते होंगे कि आपका मछली पालना, और द्राक्षा आपका लास्ट बच रहा है तो आपकी अंगूर की खेती। इस प्रकार आपका सही मिलान हमने करके दिखाया है आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं किस दिशा की ओर चलती हैं? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत में ग्रीष्मकाल में अधिक तापमान के कारण निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न होने से हवाएं समुद्री क्षेत्र यानी दक्षिण पश्चिम से स्थलीय क्षेत्र उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा पर। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है तो सूर्य का प्रकाश उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक एक समान पड़ता है। परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। यह स्थिति 21 मार्च एवं 23 सितंबर को उत्पन्न होती है। नोट डाउन कर लीजिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नैनीताल झील को स्कंद पुराण में निम्न में से किस नाम से जाना गया? सही जवाब हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन सी, ऋषि सरोवर। स्कंद पुराण में नैनीताल झील को ऋषि सरोवर कहा गया है क्योंकि यह झील 3 ऋषियों से संबंधित है। ऋषि अत्रि, ऋषि पुलस्त्य एवं ऋषि पुलाग। 3 ऋषियों से संबंधित होने के कारण इसे ऋषि सरोवर स्कंद पुराण में जाना गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कोंकणी किस प्रदेश की मुख्य भाषा है? ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। ज़्यादातर एग्जामों में आपकी इस भाषा का प्रश्न एक जरूर मिलता है, तो सही जवाब दीजिएगा मित्रों। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गोवा। गोवा की मुख्य प्रादेशिक भाषा कोंकणी है
और आपकी दूसरी मुख्य भाषा मराठी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक व केरल के कुछ क्षेत्रों में भी कोंकणी भाषा बोली जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की मानक समय या यामोत्तर रेखा है। तो सही जवाब हो जाएगा मित्रों आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जो आपके इलाहाबाद जिले के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से पुकारी जाने वाली नदी चीन में किस नाम से जानी जाती है। सही जवाब हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन सी सांगपो। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को और चीन में सांगपो के नाम से जानी जाती है। तिब्बत में से यारलांग जांगपो तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से भी जानी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरदार सरोवर बांध बना है। सही जवाब हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन डी नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। यह बांध बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा गुजरात की संयुक्त परियोजना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मित्रों यह रहा क्वेश्चन आपके सामने। रणजीत सागर बांध इस गांव के समीप है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी थेन। भारत का रणजीत सागर बांध पंजाब राज्य में स्थित है, परंतु यह बांध जम्मू कश्मीर के थेन गांव के सबसे नज़दीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सर्वाधिक ऊंचा अर्थफील्ड बांध है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रणजीत सागर। भारत का सबसे ऊंचा अर्थफील्ड बांध पंजाब में स्थित रणजीत सागर बांध है जो पहाड़ियों पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत एक बड़ा देश है, यह पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग घेरता है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 2.4% क्षेत्रफल घेरता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से रेड क्लिफ रेखा सीमा निर्धारित करती है। सही जवाब हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन ए। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इस सीमा रेखा का निर्धारण सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केसर का उत्पादन होता है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जम्मू एवं कश्मीर। भारत में केसर का उत्पादन मात्र जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानसरोवर झील क्षेत्र में निम्न में से कौन सी नदियाँ निकलती हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। यह झील 3 नदियाँ सिंध, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से भारत में कौन सी फसलें उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरती हैं। सही जवाब हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन डी भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली फसल आपकी चावल है। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2.4%। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारत में किस राज्य की सर्वाधिक तटीय सीमा है। सही जवाब हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी गुजरात। भारत के गुजरात राज्य की तटीय सीमा सभी तटीय राज्यों में सर्वाधिक है। गुजरात राज्य की तटीय सीमा रेखा 1214.7 किलोमीटर लंबी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। यह उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। झूम कृषि भारत में कौन से भाग में की जाती है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। झूम कृषि कृषि की एक पद्धति है जो भारत के उत्तर पूर्व राज्यों जैसे नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा में की जाती है। इस कृषि पद्धति में जंगलों को काटकर खेती की जाती है। तो ये प्रश्न आपका लास्ट प्रश्न है मित्रों। इसमें आपको 80 से भी ज़्यादा प्रश्नों को हमने सॉल्व कराया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए पार्ट के साथ, आपके नए अंदाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।